हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइच। तो आज हम पॉलिटी की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपके जो संविधान के भाग हैं, अनुच्छेद हैं, संविधान संशोधन, अनुसूची, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सबको ट्रिक के माध्यम से हम याद करने वाले हैं और आपको वो एकदम से याद हो जाने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम जो संविधान के भाग हैं, 22 भाग, उनको ट्रिक से याद करने वाले हैं और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। तो 30+ क्वेश्चन है जो कि आपके पीछे के वर्षों में आए हुए हैं, तो उनको भी हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप जब भी संविधान के भाग पढ़ो तो एक थोड़ी सी स्टोरी अपने दिमाग में फीड कर लेना। तो देखते हैं वो स्टोरी क्या है। तो चाहे आप संविधान का देखो भाग ले लो पहला, या पहली अनुसूची ले लो, या पहला अनुच्छेद ले लो, वो किसके बारे में आपको बताता है? संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, यानी कि भारत देश के बारे में बताता है। ठीक है। दूसरी बात, जब भी कोई देश होता है तो उसमें अगर नागरिक ही नहीं होंगे तो वो देश कैसे कहलाएगा? तो देश होने के लिए, राज्य होने के लिए उसमें नागरिक होने आवश्यक है, तभी वो देश कहलाएगा, तभी वह राज्य कहलाएगा। तो उसके अंदर नागरिक होने चाहिए। ठीक है, नागरिक भी हो गए। तो अब अगर नागरिक होंगे तो नागरिकों को उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो भी तो चाहिए होंगे ना। नागरिक होंगे तो वो अपने मौलिक अधिकार की डिमांड करेंगे, तो सरकार को फिर मौलिक अधिकार भी देने पड़ेंगे। तो सरकार ने कहा कि हम आपको मौलिक अधिकार दे देंगे, लेकिन आपके भी बदले में कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। तो नागरिक होंगे तो उनके मौलिक अधिकार होंगे, और अगर मौलिक अधिकार गवर्नमेंट नागरिकों को दे रही है तो फिर सरकार बदले में उनसे मौलिक कर्तव्य की भी डिमांड करेगी। ठीक है, एक स्टोरी ये हो गई। यहाँ से आपको संविधान के 4 भाग याद हो जाएंगे। हम आगे देखेंगे कौन कौन से भाग हैं। उसके बाद दूसरी स्टोरी है। दूसरी स्टोरी ये है कि सबसे ऊपर हमारे देश में क्या है? संघ सरकार है, यानी कि केंद्र सरकार है। फिर केंद्र सरकार के नीचे क्या है? राज्य सरकार है और केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य सरकारों में या केंद्र शासित प्रदेशों में फिर उनके अंडर में नीचे क्या आता है? उनके नीचे पंचायतें हैं, नगर पालिकाएँ हैं, सहकारी समितियां हैं। फिर पंचायतों के अंदर भी और क्या है? SC ST एरिया है, SC ST क्षेत्र, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। ये एक सीक्वेंस में तो चल रहा है, इसमें कोई आपको ट्रिक की तो याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं ना। और स्टोरी इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है भाई। एक सीक्वेंस में चल रहा है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर पंचायतें, फिर नगर पालिका है, फिर सहकारी समिति, फिर SC ST एरिया। ऐसे करके आप भाग 10 तक याद कर लोगे, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले। तो पहली स्टोरी हमारी क्या थी कि पहला जो भाग होता है वो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में होता है, और अनुच्छेद 1 से 4 हैं। तो भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र, और अनुच्छेद 104। तो ये आपको अनुच्छेद भी इसके साथ साथ ध्यान में रखने हैं। ठीक है। फिर कोई भी संघ या राज्य होगा तो उसमें नागरिक होने आवश्यक है, तभी वह देश या राज्य कहलाएगा। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता का वर्णन है, अनुच्छेद 5 से 11। फिर नागरिक होंगे तो उनको उनके मौलिक अधिकार चाहिए होंगे। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से 35 है। इसको हम डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं आगे के नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे उनमें। उसके बाद भाग 4, तो हमने क्या कहा कि अगर मौलिक अधिकार नागरिकों को चाहिए तो सरकार उनके बदले में क्या चाहिए कि मौलिक कर्तव्य। तो ध्यान रख लेना, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में नहीं है, भाग 4A में है, यहाँ पर है मौलिक कर्तव्य। तो फिर भाग 4 हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो, भाग 4 में क्या है? DPSP है। तो यहाँ पर दिया हुआ है डी। तो डी अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला में कौन से क्रम पर या कौन से नंबर पर आता है? डी जो है वो नंबर 4 पर आता है, ABCD। डी 4 नंबर पर आता है। तो जैसे ही DPSP आया आपके दिमाग में क्या आएगा? 4 आएगा। या जैसे ही भाग 4 पूछेगा तो आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा एकदम से? कि डी, क्योंकि 4 नंबर पर डी आता है। तो भाग 4 में क्या आएगा? DPSP, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो आपके जो DPSP है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 51A में है, और ये बाद में जोड़ा गया है भाग 4A। तो ये एक हमारी स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, और आई होप ये आपको जो 4 भाग हैं वो याद हो चुके होंगे। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आगे के भाग पर। तो हमने जो ट्रिक थी हमारी, या एक सीक्वेंस में ही थे, उस ट्रिक तो कुछ है ही नहीं। वो सबसे ऊपर क्या है? केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर पंचायतें, फिर नगर पालिकाएं, फिर सहकारी समिति, फिर SC ST एरिया। ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो याद करने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो भाग 5 में क्या है आपका?
भाग 5 में है संघ सरकार और इसमें अनुच्छेद हैं 52 से 151। तो इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये संसद जितने भी जो हैं आपके संघ सरकार के अंदर, वो सारे अनुच्छेद 52 से 151 तक हैं। जब हम आगे हमारा जो अनुच्छेद वाले वीडियो आएगा तो उसमें हम इनको डिटेल से भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो संघ सरकार आ गए। संघ सरकार के बाद क्या आता है? संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार। तो केंद्र के बाद क्या आता है? राज्य सरकार। तो भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार है, अनुच्छेद 152 से 237। तो इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आपके जो हाई कोर्ट हैं, इन सब का जो वर्णन है वो भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से 237। ठीक है, भाग 7 जो है वो हटा दिया गया है, अनुच्छेद 238 जो है वो हटा दिया गया है। ये भी राज्य सरकार से रिलेटेड ही था। राज्य सरकार के बाद क्या आता है? केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 8 में क्या आएगा? केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 242। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भाग 9 में, तो देखो केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर पंचायतें। तो भाग 9 में क्या आ जाएगा? पंचायतें और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। फिर पंचायतों के जस्ट बाद क्या आएगा? नगर पालिका आएगी। तो भाग 9 ए में ध्यान रखना, भाग 10 में नहीं है, भाग 9 ए में है नगर पालिकाएँ, 243 पी से 243 जेड जी तक। उसके बाद है नगर पालिकाओं के बाद क्या आएगा? सहकारी समिति। तो भाग 9 बी में क्या आएगा? सहकारी समितियाँ, अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक। यहाँ तक आपको याद हो गया। उसके बाद और थोड़ा सा हम डिटेल में जाएंगे अंदर, तो फिर भाग 10 में क्या आ जाएगा? अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र या SC ST एरिया। तो भाग 244 से अनुच्छेद 244 से 244 ए। तो भाग 5 से भाग 10 तक याद हो गए होंगे आपको, क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहा है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर पंचायतें, फिर नगर पालिकाएँ, फिर सहकारी समिति, फिर SC ST एरिया। ये एक सीक्वेंस में चल रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, अब भाग 11 आप कैसे याद रखोगे? तो भाग 11 किसका योग होता है? 5 और 6 का ही तो योग होता है। या 5 और 6 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। इधर का योग किया 11। तो इसके अंदर जो चीज़ है, इसके अंदर जो वर्णन किया है उसका योग कर दो, यानी कि संघ सरकार और राज्य सरकार का योग, यानी कि संघ और राज्यों के मध्य संबंध। तो भाग 5 और 6 का योग ही क्या है? भाग 11 है। तो भाग 11 में क्या है? संघ और राज्यों के मध्य संबंध। आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आप समझ पा रहे हो क्या? कि भाग 5 और भाग 6, यानी कि 5 और 6 को जोड़ोगे क्या आएगा? 11 आएगा। 5 में क्या है? संघ सरकार, 6 के अंदर क्या है? राज्य सरकार। तो इन दोनों को जोड़ दो, तो यानी कि संघ और राज्यों के मध्य संबंध की बात कही गई है, और अनुच्छेद 245 से 263 तक। तो ये आपको इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब आगे का हमारी जो ट्रिक है वो इस भाग 11 को आधार मानकर हम आगे के अनुच्छेद याद करेंगे, क्योंकि 11 तक हमने याद कर लिए हैं। अब आगे का जो भाग है वो इस 11 को आधार मानकर करेंगे। तो भाग 11 में क्या है? संबंध की बात कही गई है, संघ और राज्यों के मध्य संबंध की बात कही गई है। संबंध यानी कि रिलेशनशिप की बात हो रही है। तो हम थोड़ा सा वहाँ से मुद्दे को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। रिलेशनशिप केंद्र और राज्यों के मध्य की बात है, लेकिन हम आज के जो रिलेशनशिप हैं, जो निभा निभी वाले जो रिलेशनशिप है, उन पर आते हैं थोड़ा सा। तो ये रिलेशनशिप किन चीज़ पर टिके हुए हैं, किस पर टिके हुए हैं? तो ये जो रिलेशनशिप है वो पैसे या संपत्ति पर टिके हुए हैं। हमने भाग 11 में क्या था? संबंध था। संबंध का मतलब रिलेशनशिप। तो हमने वहाँ से कनेक्ट कर लिया कि जो रिलेशनशिप है वो पैसे या फिर संपत्ति पर टिका हुआ है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, कि रिलेशनशिप जो है वो पैसे या संपत्ति पर टिका हुआ है। और पैसे या संपत्ति आपके पास कहाँ से आएगा? या तो आप कोई व्यापार करो, कोई बिजनेस कर रहे हो तब आएगा, या फिर आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तब आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, चलिए, तो हमारे इससे भाग जो बाकी के जो भाग हैं वो हमें याद हो जाएंगे। तो भाग 11 तक हमने याद कर लिया। 11 में क्या था? रिलेशनशिप, यानी कि संघ और राज्यों के मध्य संबंध। तो उससे जस्ट आगे क्या आ जाएगा? रिलेशनशिप किन पर टिका है? पैसों पर। तो भाग 12 में क्या आ जाएगा? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 ए तक। अब आपने 300 ए अगर देखा तो इसको देखने के बाद कुछ दिमाग में घंटी बजी आपके, कुछ याद आया? 300 ए आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकारों में, जो आपका संपत्ति का मूल अधिकार था उसको वहाँ से हटा करके वैधानिक अधिकारों में रखा था, तो उसको अनुच्छेद 300 ए में रखा गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब रिलेशनशिप किस पर टिका हुआ है? पैसे या संपत्ति पर। तो पैसे कहाँ से आएंगे? व्यापार से आएंगे ना। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से 307 तक। ठीक है,
तो पैसे कैसे आएंगे, या तो आप व्यापार कर रहे हो या फिर सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी का मतलब है यूपीएससी, लोक सेवा की बात कर रहे हैं। तो भाग 14 में क्या आ जाएगा, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि जो आपके यूपीएससी हैं, ये इनसे रिलेटेड ये है। ठीक है। और भाग 14 ए में क्या है, अधिकरण, और अनुच्छेद 323 से 323 बी है। तो ये भाग आपको याद हुए 12 से 14 तक। कैसे हमने 11 तक कैसे याद कर लिया, वो एक स्टोरी से कंटिन्यू चले आ रहा था। 11 में रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप के जस्ट बाद क्या आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे, यानी कि संपत्ति। भाग 12 में संपत्ति है, संपत्ति कहाँ से आएगी, व्यापार से। तो भाग 13 में क्या है, व्यापार या फिर सरकारी नौकरी से। यानी कि भाग 14 में जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाओं की बात कही गई है। भाग 14 ए में अधिकरण है। अब चलते हैं हमारे आगे की ट्रिक पर। तो भाग 15 में क्या है, भाग 15 के अंदर है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 ए। तो इसको आप भाग 15 को कैसे याद करोगे। अब इनको हमको स्टोरी के माध्यम से याद नहीं करेंगे, इनके इंडिविजुअल कुछ ट्रिक्स होंगी। तो देखो, निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव कराना। चुनाव 5 सालों के अंदर एक बार होते हैं। चुनाव 5 सालों के अंदर एक बार ही तो होते हैं। तो 5 और 1 को मिलकर कौन सी संख्या बन रही है, या तो आपकी 15 बनेगी या फिर 51 बनेगी। तो भाग 51 तो है ही नहीं, भाग है ही 22, तो 51 कैसे हो सकता है, फिर आपका 15 हो जाएगा। तो यानी कि भाग 15 में निर्वाचन आयोग के बारे में है या निर्वाचन के बारे में है। कैसे ध्यान में रखना है कि 5 साल में निर्वाचन या चुनाव एक बार होता है, यानी कि 15। तो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में है। अब जैसे ही चुनाव होते हैं, तो चुनाव के वक्त जो राजनेता हैं वो क्या करते हैं, कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान देते हैं, यानी कि वोट के लिए कुछ वर्गों को वो विशेष प्रावधान देते हैं ना। तो इसके नेक्स्ट जो भाग है, भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान के बारे में है, यानी कि जो अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड जो प्रावधान है वो भाग 16 में है, अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 ए। ठीक है। आपको 15 और 16 याद हो गया। 15 याद करना है कि 5 साल में चुनाव एक बार होते हैं, 15 हो गया। और इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा कि वोट के समय जो राजनेता हैं वो कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान देते हैं, या कुछ वर्गों को थोड़ा सा अपनी साइड वो कर लेते हैं। ठीक है। 16 तक आई होप आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद है भाग 17। तो भाग 17 में क्या है, राजभाषा के बारे में। तो अनुच्छेद 343 से 351 ए। तो 17 भाग क्या है, 17। ये किससे मिलता मिलता जुलता वर्ड है, 17 और खतरा। 17 खतरा, 17 खतरा। तो खतरा कब है आपको, जब आप भाषा, आपकी जो भाषा है वो अगर ठीक नहीं है तो फिर आपको खतरा है। आपको ऐसे याद रखना है, अगर आपकी भाषा ठीक नहीं है तो आपको फिर खतरा है, क्योंकि इंसान की भाषा सही होनी चाहिए, नहीं तो फिर खतरा है। ठीक है। तो ऐसे इसको याद रखोगे, 17 खतरा। खतरा कब है, जब आपकी भाषा ठीक रही है। तो भाग 17 में क्या आ जाएगा, राजभाषा के बारे में आ जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं हमारे आगे के भाग पर, भाग 18। तो 18 जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ये कहाँ से शुरू होगा, ऐसे शुरू होगा। तो इसके अंदर जो वर्णन किया गया है जिस भाग का, वह भी ऐसे शुरू होगा। तो आपात उपबंध भी ऐसे शुरू होता है, तो 18 भी ऐसे शुरू होता है, आपात उपबंध भी ऐसे ही शुरू होता है। तो ऐसे 18, ऐसे आपात उपबंध। तो ये आप ऐसे करके आपको याद हो जाएगा, यानी कि भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में है। फिर है भाग 19। तो 19 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 19 को इंग्लिश में बोलते हैं 19। क्या बोलते हैं, 19 इसको बोलते हैं ना। ये स्पेलिंग का थोड़ा सा आप देख लेना। 19 को इंग्लिश में बोलते हैं 19। 19 में क्या वर्ड निकल रहा है, 19 में वर्ड निकल रहा है नाइट। नाइट जैसा साउंड कर रहा है ना 19, कैसा साउंड कर रहा है, नाइट जैसा साउंड कर रहा है। और नाइट में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो अंधेरे में हमें क्या है, प्रकाश की किरण की आवश्यकता होती है। नाइट में प्रकाश की किरण होगी तभी हम कुछ देख पाएंगे। तो प्रकाश की किरण, या बोलें तो प्रकाश की प्रकिरण, किरण या प्रकाश की प्रकिरण। तो प्रकिरण ही है। भाग 19 में क्या दिया हुआ है, प्रकिरण दिया हुआ है। तो इसको याद कैसे रखोगे, 19 को इंग्लिश में बोलते हैं 19। 19 से वर्ड निकला नाइट, और नाइट में आपको प्रकाश की किरण या प्रकिरण की आवश्यकता है, या प्रकाश की किरण की आवश्यकता, तो किरण से हो जाएगा प्रकिरण। तो आई होप ये आपको याद हो गया होगा। जैसे आपको से कोई 19 पूछे तो एकदम से क्लिक करना है 19। नाइट में आपको प्रकाश की किरण की आवश्यकता है, किरण से प्रकिरण। फिर है आपका भाग 20। तो भाग 20 में है संविधान संशोधन के बारे में, और इसमें अनुच्छेद 368 है। तो देखो 20 से क्या वर्ड निकल रहा है, विश। विश यानी कि इच्छा। तो हर किसी की इच्छा है कि भाई संविधान उसके हिसाब से बने, यानी कि संविधान में संशोधन हो। हर किसी की इच्छा है कि संविधान उसके हिसाब से बने, ये हर किसी की विश है कि संविधान उसके हिसाब से बने, यानी कि संविधान में कुछ संशोधन हो।
हर कोई चाहता है। तो ये हमारी विश है कि संविधान में संशोधन हो। तो विश से हो जाएगा 20, संविधान संशोधन है तो भाग 20 में क्या हो जाएगा, संविधान संशोधन। और फिर भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निशन। और अनुच्छेद 393 से 395, 395 ही आपके अनुच्छेद हैं, भाग 22 है। तो पहले तो ये बताइए कि अब तक ये 22 भाग आपको याद हुए कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो फिर तो हो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे बढ़िया से तो कोई क्या ही पढ़ाएगा। तो अब आपको करना क्या है, आप अपनी आंखें तो कर लीजिए एक बार बंद। मैं इसको एक क्विकली इसको रिपीट करने वाला हूँ और मेरे साथ आपको रिपीट करना है, ठीक है। एकदम से हम सुपर फास्ट ट्रेन चलाएंगे, ठीक है। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में डीपीएसपी। 4A में मौलिक कर्तव्य। 5 में संघ सरकार। 6 में राज्य सरकार। 7 डिलीट हो गया। 8 केंद्र शासित प्रदेश। 9 पंचायत। 9A नगर पालिका। 9B सहकारी समिति। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। 12 वित्त संपत्ति समुदाय और विवाद। 13 व्यापार। 14 राज्य और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यानी कि लोक सेवाएं, यूपीएससी वगैरह। 14A अधिकरण। 15 निर्वाचन। 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। 17 राजभाषा। 18 उपबंध, आपात उपबंध। 19 प्रकीर्ण। 20 संविधान का संशोधन। 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो ये हमारे संविधान के 22 भाग हैं, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से ट्रिक से पढ़ लिए हैं, आपको याद भी हो गए हैं, इनका रिवीजन भी कर लिया है। अब हमें देखो, टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं है तब तक आप उसके क्वेश्चन न लगाओ। तो क्वेश्चन भी कौन से, जो पीछे के एग्जाम्स में आए हुए हैं, यूपीएससी में, आपके एसएससी में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 30+ हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन करने के बाद आप में एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपका जो ये टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आप उसको भूलने वाले नहीं हो। फिर चाहे किसी भी एग्जाम में हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन देख लो कितने एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी सीपीओ 2017, एसएससी सीएचएसएल 2016, एसएससी सीजीएल 2014 और यूपी पीसीएस मेंस 2012 में, 2008 में, यूपी लोअर 2004, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2005। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, कितने पढ़े हैं हम, भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं वो 24, 25, 26 बोलते हैं, तो वो ए बी वाले जोड़कर वो 24, 25 बताते हैं। तो वो कभी एग्जाम में नहीं पूछता, एग्जाम में वो पूछेगा 22 भाग ही उसका आंसर होगा कि संविधान में भाग कितने हैं, 22 ही भाग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग एम में एक में निम्न में से किसका वर्णन है। तो किसका वर्णन है भाग 1 में, तो भाग 1 में हमने पढ़ा था संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, क्योंकि भाई भाग 1 तो संघ और राज्य क्षेत्र का ही होगा। पहला अनुच्छेद ले लो, पहली अनुसूची ले लो या पहला भाग ले लो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो नागरिकता से संबंधित कौन सा है, भाग 2 है, क्योंकि पहले देश, देश कब होगा जब उसमें नागरिक होंगे। तो भाग 2 में क्या आ जाएगा, नागरिकता, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं, जो कि भारतीय संविधान के आगे डैश में दिए हुए हैं या रिक्त स्थान में दिए हुए हैं। यानी कि जो अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में दिए हुए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। तो मौलिक अधिकार कौन से में है, भाग 3 में है, जो कि यहाँ पर मैंने दोनों ही ऑप्शन में 2 डाल दिया, जो कि थोड़ा सा टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा और इसमें एक और लगा लेना है, यानी कि भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार हैं, 2 में नहीं है। ये थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। फिर आगे के क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है।
कल्याणकारी राज्य के रूप में मतलब वो डीपीएसपी की बात कर रहा है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की बात कर रहा है। तो नीति निदेशक सिद्धांत या डीपीएसपी, डीपीएसपी डी डी अंग्रेजी वर्णमाला के कौन से नंबर पे आता है? 4 नंबर पे, यानी कि भाग 4। हालांकि इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 मुख्यतः राज्य के नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, यानी कि डीपीएसपी से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान में दिए गए हैं। कौन से भाग में दिए गए हैं? भाग 4 में। डीपीएसपी डी 4 नंबर पर है, ऐसे आप याद कर लोगे, ठीक है। फिर है, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ये भी डीपीएसपी की बात कर रहा है। पंचायत देखकर आप कहीं भाग 9 मत लगा देना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वो राज्य के दायित्व के रूप में बात कर रहा है, मतलब राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की वो बात कर रहा है, मतलब वो डीपीएसपी की बात कर रहा है, यानी कि भाग 4 की वो बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? यानी कि डीपीएसपी में ये मैंने आपको अभी बताया नहीं है, क्योंकि जब हम नीति निर्देशक तत्व आगे अनुच्छेदों में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे तब बताएंगे। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा 8 का, वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की वो बात नहीं करता है डीपीएसपी, और वो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बात कही गई है। आजीविका के लिए पर्याप्त साधन, ये भी बात कही गई है डीपीएसपी में। और धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, ये भी बात उसमें कही गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिए गए हैं, ये आप सबको पता होगा, क्योंकि मौलिक अधिकार कौन से में है? 3 में है। तो मौलिक अधिकार अगर आपको गवर्नमेंट देगी तो वो उसके बदले आपसे मौलिक कर्तव्य चाहेगी, यानी कि भाग 4A में, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताओ कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? ये कमेंट करो आप जल्दी से कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। आपका आंसर आएगा सर 10 थे, और ये बिल्कुल ही आपका गलत आंसर हो जाएगा। तो फिर आप पूछोगे सर मूल संविधान में कितने थे? तो मूल संविधान में बच्चों एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य आपने देखा कि भाग 4A में है, यानी कि ए लगा हुआ है, इसका मतलब ये भाग बाद में जोड़ा गया है। तो आपका जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके अंदर आपके मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे संविधान में, और उस वक्त 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उस वक्त एक 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। तो वर्तमान में 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रख लेना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हम उसमें 10 टिक करके आ जाते हैं कि मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? यानी कि ये केंद्र सरकार की बात कर रहा है। तो 1 से 4 तक तो हमने एक अलग स्टोरी से पढ़े थे, फिर हमारी दूसरी स्टोरी थी उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे ऊपर केंद्र सरकार, फिर राज्य, फिर ऐसे पढ़ा था ना। तो यानी कि भाग 5 से हमने वो शुरू किया था। तो भाग 5 में क्या है? केंद्र सरकार के बारे में, यह संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो भाग 5 में आपका ऑप्शन बी जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है? सेम क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज की गई है। भाग 5 में, 12 में ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? तो केंद्र सरकार के जस्ट बाद क्या आ जाएगा? राज्य सरकार आ जाएगा, यानी कि भाग 6 में जो है राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है कि भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है? तो जो आपका भाग 7 है वो हटा दिया गया है, हमने अच्छे से आपको बता दिया है, ये आपको याद भी होगा। उसके बाद है
कि भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? तो भाग 6 में राज्य सरकार, 7 हटा दिया, 8 में फिर राज्य सरकार के बाद क्या आएगा? केंद्र शासित प्रदेश। तो ऑप्शन बी आपका 15 में सही हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है भाग 8। ठीक है, तो देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए, तो आप लाइक तो देखो बनता है ना, और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को अगर ऐसे ही आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि ये सीरीज़ चलने वाली है। इसमें हम जो PYQ है वो भी करने वाले हैं, और जितने भी जो टॉपिक हैं पॉलिटी के वो हम ट्रिक से याद करने वाले हैं, इसी तरीके की शानदार ट्रिक्स से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है? तो भाग 8 में ही तो है, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश के जस्ट बाद क्या आता है? पंचायती राज आता है। यानी कि भाग अगर 8 में केंद्र शासित प्रदेश है तो भाग 9 में क्या होंगे? पंचायती राज व्यवस्था होगी। तो 17 में कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, भाग 9। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायतों के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर भी आपका भाग 9 हो जाएगा। 18 में ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, RAS, RTS, UPPCS प्री में, देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया और कितना ईजी सा ये क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई अलग से नहीं आते हैं, जो आप पढ़ते हो उसी में से आते हैं, बस हम उसको तो याद नहीं रखते हैं, याद रखने की कोशिश नहीं करते हैं, हालांकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भाग 9 में पंचायतें हैं, 9A में नगर पालिकाएँ हैं, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भाग 9A। तो 19 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन भी देखो कितनी बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में? 9 में पंचायतें, नगर पालिका, सहकारी समिति है, तो 10 में क्या आ जाएगा? SC ST एरिया। तो 20 में ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो ना, उन ट्रिक से याद करने के बाद ये क्वेश्चन आप लगा पा रहे हो ना? तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपने इसमें जो 32 क्वेश्चन है, शायद 32 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कमेंट करके बताना ज़रूर ट्रिक से याद करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? यानी कि रिलेशनशिप की बात कर रहा है संघ और राज्यों के बीच। तो भाग 5 में संघ सरकार थी, भाग 6 में राज्य सरकार थी, इन दोनों को जोड़ोगे 11 आएगा। यानी कि राज्य और संघ सरकार के जो संबंधों का उल्लेख है वो भाग 11 में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 21 का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? बात संबंधों की कर रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है, तो इसका आंसर भाग 11 ही होगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 22 का। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा कर रहा है? फिर से बात संबंधों की हो रही, जहाँ पर बात संबंध की हो वहाँ पर भाग 11 ही आपका आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? वित्तीय संबंध की बात कर रहा है, यानी कि संपत्ति की बात कर रहा है। तो संपत्ति कौन से में आएगा? भाग 12 में आएगा। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप किस पर टिका हुआ है? पैसों पर, संपत्ति पर, वित्त पर, तो ये भाग 12 से रिलेटेड है। ठीक है, वित्तीय संबंधों का जो उल्लेख है। उसके बाद हमने क्या याद किया था कि रिलेशनशिप पैसों पर टिका हुआ, पैसा कहाँ से आएगा? व्यापार से आएगा। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है कि भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है? तो चॉइस का आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। भाग 13 हो जाएगा, क्योंकि अगर भाग 12 में अगर पैसों के बारे में है तो भाग 13 में व्यापार के बारे में हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये हमने पढ़ा था अच्छे तरीके से ट्रिक से कि पैसा कहाँ से आएगा? व्यापार से या फिर गवर्नमेंट जॉब से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है? यानी कि जो लोक सेवा आपके जो UPSC वगैरह है उनका उल्लेख है। तो अगर 13 में व्यापार है तो भाग 14 में फिर ये केंद्र और राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख होगा। तो 25 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के
कौन से भाग में चुनावों के बारे में दिया हुआ है। तो जैसे ही चुनाव वर्ड आए तो चुनाव 5 साल में एक बार होते हैं, यानी कि भाग 15। तो भाग 15 में चुनावों के बारे में दिया हुआ है। 26 में ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो भाग 16 जो है वो किससे संबंधित है। तो मैंने बताया था ना कि चुनावों के जस्ट बाद जो राजनेता हैं वो कुछ वर्गों को विशेष प्रावधान देते हैं, यानी कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 17 संबंधित है, किससे संबंधित है। जैसे ही आपसे पूछा 17 खतरा, खतरा कब है, जब आपकी भाषा सही नहीं है, यानी कि जो भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, अच्छे से आपको याद कराया हुआ है। तो देखो जब ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं तो एकदम से वो दिमाग में वो ट्रिक आपके क्लिक कर रही है ना, आप इसका आंसर लगा पा रहे हो ना। अगर इसका आंसर लगा पा रहे हो तो मेरा वीडियो बनाना सफल हुआ, अदरवाइज तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है। 18 किससे शुरू होता है। 18 हिंदी में लिखोगे तो ऐसे शुरू होता है। और कौन सी चीज़ ऐसे शुरू हो रही है, आपात उपबंध यहाँ ऐसे शुरू हो रहा है। तो ऐसे 18, ऐसे आपात उपबंध, तो 29 का ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में अनुच्छेद 368 दिया हुआ है जो कि संसद को संवैधानिक संशोधन करने की शक्ति देता है। यानी कि संविधान के संशोधन की बात कर रहा है। और हमने इसको कैसे याद किया था कि संविधान में संशोधन करना हर किसी की विश है। विश से क्या हो जाएगा 20, यानी कि भाग 20, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 30 में ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधनों से संबंधित है। वही क्वेश्चन है, भाग 20, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध के प्रावधान है। भाग 21 में। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन कैसे लगे, ट्रिक कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताना ज़रूर। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।